हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन विषय पर चर्चा करूंगी। भारत और पश्चिमी देशों के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध था। भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर यहाँ प्राचीन काल से ही पश्चिमी देशों से व्यापारी भारत आते रहे थे। यह व्यापार मुख्यतः मसालों पर केंद्रित था और मसालों में भी मुख्यतः काली मिर्च विशेष रूप से प्रमुख था। कारण यह था कि काली मिर्च का यूरोप के देशों में अत्यधिक मांग था, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश ठंडे देश थे। इन ठंडे देशों में शीतकाल में वहाँ के लोगों को भोज्य पदार्थों का अभाव हो जाता था। तो इस भोज्य पदार्थों की पूर्ति के लिए ये जानवरों का मांस काली मिर्च के मसाले में लपेट करके उसे ज़मीन में गाड़ देते थे और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालकर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसी कारण इस काली मिर्च के लिए ये यूरोपीय व्यापारी पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाते थे और ढेर सारा सोना चांदी लाकर पूर्वी देशों विशेषतः भारत में लाते थे। इन यूरोपीय व्यापारियों द्वारा काली मिर्च को अत्यधिक पसंद करने के कारण ही हमारे संस्कृत साहित्य में काली मिर्च को यवन प्रिय की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यह व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। मुख्यतः यह व्यापार 3 मार्गों से होता था। इसमें 2 समुद्री मार्ग थे और एक थल मार्ग था। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ मार्ग था, जो ईरान, इराक, तुर्की होते हुए यूरोप में वेनिस, जिनेवा तक जाता था। दूसरा मार्ग जो है भारत से लाल सागर होते हुए अलेक्जेंड्रिया तक जाता था, फिर समुद्र मार्ग से होते हुए वेनिस और जिनेवा तक जाता था। तीसरा मार्ग भारत से मध्य एशिया के ईरान, इराक, तुर्की होते हुए जो है यूरोप को चला जाता था। इन तीनों मार्गों के बीच में एक तुर्की का कुस्तुनतुनिया नगर, ये तीनों मार्गों का मुख्य प्रवेश द्वार था। यह वह प्रवेश द्वार था जहाँ से होकर के यूरोप के व्यापारियों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए गुजरना ही पड़ता था। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के पश्चात तुर्कों ने यह व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए बंद कर दिया। अब इस मार्ग को बंद कर देने से यूरोपीय व्यापार को धक्का लगा। अब यूरोपीय व्यापारी नए समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। इस क्षेत्र में पुर्तगाल, यूरोप का ये पुर्तगाल देश और स्पेन ये सबसे आगे था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने एक कुतुबनुमा यंत्र की आविष्कार किया। यह दिशा सूचक यंत्र था। इस यंत्र की सहायता से यूरोपीय व्यापारी और नाविकों ने समुद्री यात्रा उनके लिए संभव हो गई और इसी यंत्र की सहायता से यूरोपीय व्यापारी और नाविकों ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ किया। इसी प्रयास के अंतर्गत स्पेन का बार्थोलोम्यू डियाज भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ अमेरिका पहुंच गया 1494 ईस्वी में। फिर पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वो चला और अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष के छोर को छूते हुए उसने भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट पर पहुंच गया और इस प्रकार भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई यूरोपीय व्यापारियों के लिए। और चूंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगालियों के बाद धीरे धीरे डच, डेन, फ्रांसीसी, अंग्रेज व्यापारी भारत आने लगे और इस प्रकार भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हो गया। आइए अब उन यूरोपीय व्यापारियों की कंपनियों की हम चर्चा करते हैं। स्थापना वर्ष पहला, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पुर्तगालियों की कंपनी एस्तादो द इंडिया कहलाती थी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तीसरी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वेरिगिंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी भी कहा जाता था। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। चौथी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 में हुई थी। पांचवी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी।
और छठी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भारत में विशेष रूप से सक्रिय नहीं थी। इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। पुर्तगाल से वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीज की सहायता से वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। 1498 ईस्वी में वह भारत आया। भारत के कालीकट बंदरगाह के कप कडाबू नामक स्थान पर उसने अपने जहाज को उतारा। जब वह यहाँ पर आया कालीकट बंदरगाह वास्को डी गामा, तो यहाँ के कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन वहाँ उस समय के तत्कालीन अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। लेकिन वास्को डी गामा को कालीकट के शासक ने सहयोग दिया और वास्को डी गामा ने काली मिर्च का व्यापार किया और काली मिर्च के इस व्यापार से उसने 60 गुना अधिक कमाई की। इस कमाई से पुर्तगाल के अन्य व्यापारी बहुत प्रोत्साहित हुए और उनका वास्को डी गामा के जाने के बाद भारत आने का क्रम प्रारंभ हो गया। वास्को डी गामा के जाने के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। धीरे धीरे भारत में पुर्तगालियों के आने का क्रम जारी हो गया, उनका व्यापार भी बढ़ गया। अतः उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने प्रथम दुर्ग की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1509 ईस्वी तक वह भारत में रहा। उसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ किया, साथ ही हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को भी उसने मजबूत किया। उसने हिंद महासागर से आने वाले सभी जहाज़ों से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने कार्ट्स आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्ट्स या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था। पुर्तगालियों ने अरब सागर और हिंद महासागर को लेकर एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया था। उनके पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। 1505 से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को द अल्मेडा पुर्तगाली वायसराय रहा। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। इसी गोवा को कालांतर में पुर्तगाली गवर्नर वायसराय नीनू डू गुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसरायों में सबसे शक्तिशाली था। उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके समय में ही पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन, गोवा, दीव, सूरत, हुगली, चिटगांव में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थीं। पुर्तगाली चूँकि भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन इसके साथ उनकी कुछ देने भी हैं। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। इसके अलावा गोथिक स्थापत्य कला का भारत में आगमन पुर्तगालियों के साथ ही हुआ। पुर्तगाली चूँकि भारत में सबसे पहले आए थे और लेकिन 15वीं-16वीं शताब्दी से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते उनका भारत के व्यापारिक क्षेत्र से उनका प्रभुत्व जाता रहा। इसका प्रमुख कारण पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण यह था कि उनकी कुछ कारण थे। पहला कारण था कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति और इसके अतिरिक्त अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, डचों और अंग्रेजों का विरोध और इसके अलावा पुर्तगालियों की धीरे धीरे कमज़ोर आर्थिक स्थिति, इन कारणों से पुर्तगालियों का धीरे धीरे भारत से व्यापारिक प्रभुत्व समाप्त हो गया और डच अंग्रेज भारत में प्रभुत्व। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। वैसे भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलिस ड हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी।
ये डच जो थे दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला जो बाजार थे उनमें प्रवेश कर उन पर एकाधिकार स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ और मसाला उत्पादन के अधिकांश केंद्रों पर डचों का अधिकार हो गया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1610 ईस्वी में उन्होंने पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसे ही डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ डचों ने अपना गैलरिया का प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण कराया तथा यहीं पुलिकट में उन्होंने अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के पैगोडा का प्रचलन कराया था। भारत में सूरत, पटना, पिपली, बालासोर, नागपट्टनम, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, बंगाल के चिंसुरा में डचों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। बंगाल के चिंसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। डच लोग मुख्यतः मसाले, नील, सूती वस्त्र, रेशम व अफीम का व्यापार करते थे। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में हुए वेदरा के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों और डचों का भीषण संघर्ष हुआ था। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। इस संघर्ष में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से हरा दिया था और इस युद्ध के बाद से ही भारत से डचों का व्यापारिक व राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया था। भारत से डचों के पतन के इस प्रकार मुख्य कारण थे अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना, डचों का मसाला के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, डचों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और डचों की अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। इन नीतियों के कारण और इन कारणों के कारण डचों का भारत से व्यापारिक व राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी ने एक आज्ञा पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार पत्र प्रदान किया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के बंदरगाह पर उतरा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर के आगरा के मुगल दरबार में गया। हॉकिंस फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे 400 की मनसब और जागीर प्रदान की। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। जहांगीर ने यह अनुमति उसको प्रदान की, लेकिन सूरत के स्थानीय सौदागरों एवं पुर्तगालियों के कारण इस अनुमति को बाद में रद्द करना पड़ा। लेकिन कालांतर में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो ने जहांगीर से अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। उसी के समय सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 ईस्वी में एक सुनहला फरमान प्राप्त किया। इस सुनहले फरमान के द्वारा 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर के गोलकुंडा के बंदरगाहों से निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जो वर्तमान तमिलनाडु में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास पट्टे पर लेकर वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इधर 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव सूतानाटी, कोलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये का भुगतान
भुगतान करके कंपनी ने प्राप्त कर लिया। इन्हीं तीनों गांव सूतानाटी, कोलिकाता तथा गोविंदपुर को मिला करके जाप चारनाक ने कोलकाता की नींव डाली और यहीं पर अंग्रेजों ने अपने फोर्ट विलियम नामक कोठी की स्थापना की थी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशेर ने कंपनी को एक फरमान जारी किया। इस फरमान के द्वारा कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। उसने 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कालांतर में धीरे धीरे उसने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए। फ्रांसीसियों से पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेन आदि ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह कंपनी चूंकि सरकारी सहायता एवं सरकारी संरक्षण प्राप्त कंपनी थी, इसीलिए इस कंपनी को एक सरकारी कंपनी भी कहा गया है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो द्वारा स्थापित कराया गया था। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त करके मसूलीपट्टम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन ने पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है, वहाँ पर अपनी एक व्यापारिक कोठी की नींव डाली और पांडिचेरी की स्थापना की। इसी को ही फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय भी बनाया। यहीं पर फ्रांसीसियों के गवर्नर जो है, यहाँ पर फ्रांसीसियों के गवर्नरों का मुख्यालय भी रहता था। 1690-92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से बंगाल में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी और उनसे अनुमति प्राप्त होने के बाद चंद्रनगर में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया। 1742 के पूर्व फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था, लेकिन 1742 ईस्वी में डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आने के बाद उनका राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ के ऊपर प्रभावी हो गया। फलतः फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक प्रभुसत्ता को लेकर आपस में अनेक संघर्ष होने लगे और अंततः 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया और इस युद्ध में परास्त होने के बाद फ्रांसीसियों की भारत से व्यापारिक प्रभुसत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब देखा कि भारत में व्यापार, आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि भारत में व्यापार कैसे शुरू हुआ, यूरोपीय व्यापारी कैसे आए, किन किन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, इनका आने का क्रम रहा। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए और अंत में इन सभी यूरोपीय व्यापारियों में अंग्रेजों ने अपनी भारत में व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित की और भारत में प्राधिकार कर लिया और अंततः 1947 में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता से हमारा देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद। इसी